हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरिता बिल्हारा क्लासेस में। आज मैं एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जो कि हमारी रहेगी सीडीपी के पेडागोजी के क्वेश्चंस जो हैं हमारे, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प द लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन। मतलब शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन के में सहायता करने के क्रम में जो एक टीचर है उसको सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए वो हमें बताना है। देखिए, यहाँ पे टीचर का जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि अगर उसको लर्नर को कंस्ट्रक्टिव नॉलेज के लिए प्रेरित करना है तो वो लर्नर को इन्वॉल्व करे हर उस चीज़ में जो भी क्लास में होती है। कोई एक्टिविटी है, कोई डिबेट कंपटीशन है, इन एवरीथिंग वहाँ पे उस बच्चे का मेक श्योर करे कि जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव रहे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। मतलब कौन सा बच्चा होगा जो मतलब प्रतिभाशाली है। एक अगर हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बच्चा जिसके अंदर हाई एबिलिटी है, सेकेंडली उसके अंदर हाई क्रिएटिविटी है और किसी चीज़ को करने के लिए वो कमिट है, कमिटमेंट जो उसने दे दी वो उसको कंप्लीट करेगा, हाई कमिटमेंट है। तो इस तरीके का बच्चा एक टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? गिफ्टेड चाइल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एरर्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब जो त्रुटि हैं, जो गलतियां हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है, क्यों एरर्स को इम्पोर्टेंट माना गया है? देखिए, जो NCF आया था 2005 में, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव इस NCF का था, NCF की फुल फॉर्म होती है भाई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि हमें डेवलप करना है लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बच्चों के अंदर लॉजिकल, तार्किक और उनकी जो समस्या समाधान की जो क्षमता है वो बच्चों के अंदर हमने डेवलप करनी है। ये मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, टीचिंग मैथ को टीच करके। क्लियर है? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों माना गया एरर्स को? क्योंकि जो एरर्स हैं ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में उनकी सहायता करती हैं। करेक्ट आंसर 2 रहेगा। ये प्रोवाइड करती हैं इंसाइट टू द चिल्ड्रन, कि वो थिंक करे इंसाइटली एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, और किसी समस्या को कैसे सोल्व करना है उस चीज़ का सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड कराती हैं। A child's notebook show error in writing like reverse image, mirror image. Such child is showing the sign of, किस तरीके का साइन है? बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि, ये जो सारी गलतियाँ हैं ये बच्चा शो कर रहा है। किस में कर रहा है भाई? ध्यान से पढ़ना, लिखने में। तो उसको क्या प्रॉब्लम है, ये बच्चा किस तरीके के लक्षण यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है? तो बच्चे के अंदर क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफ़िकल्टी या लर्निंग प्रॉब्लम या लर्निंग डिसएडवांटेज। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर क्यों है? लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होते हैं? ये डिसऑर्डर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं टू द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड और यूज स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, इसमें स्पोकन में भी आएगी, राइटिंग में भी आएगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी आएगी, और जो मूवमेंट है उसकी उसको कोऑर्डिनेट करने में भी आएगी। तो ये यहाँ पे जो सिम्टम गिवन है ये ना लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं। फिर होता है लर्निंग डिफ़िकल्टी। लर्निंग डिफ़िकल्टी भी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड है विच अफेक्ट एरिया ऑफ लर्निंग, जो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग की एरिया को ही अफेक्ट करता है, जैसे रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग, मैथमेटिक्स। लेकिन ये जो लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है ना ये कई तरह की होती है। जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टी हो गई, ए पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी जहाँ पे एक लर्नर को प्रॉब्लम है लर्निंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पेलिंग में, तो वो होती है लर्निंग डिफ़िकल्टी। एक होता है भाई लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग प्रॉब्लम, ये भी एक तरह का डिसऑर्डर ही है लर्निंग डिसेबिलिटी की जगह।
जिसमें बच्चे को अंडरस्टैंड और स्पोकन रिटन लैंग्वेज सब में प्रॉब्लम आती है। वैसे देखें ना तो इन सारों के मीनिंग कहीं ना कहीं सेम है, पर इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो ऑप्शन फर्स्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट शूटेड फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन। बेस्ट शूटेड एनवायरनमेंट किस तरीके का रहेगा इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है लर्निंग व्हाट फीलिंग एंड इमोशंस आर, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई दे अक्कर, रिकॉग्नाइज योर ओन फीलिंग एंड दोज ऑफ अदर। मतलब क्या है कि आपको ये पता हो कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी इमोशंस हैं, ठीक है, वो क्यों आ रहे हैं, उनका अक्कर होने का रीजन क्या है। क्या आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, क्या आप दूसरे की फीलिंग को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, क्या आप उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करने में सक्षम हैं तो यू आर इमोशनली डेवलप्ड चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट शूट किस तरीके का एनवायरनमेंट करेगा, डेमोक्रेटिक, जहाँ पे बच्चे को बोलने के लिए आज़ादी है इन देयर ओन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज में वो बोले, वो अपने व्यू रखे, अपने आइडियाज़ रखे। तो इस तरीके का अगर एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जाता है तो वो इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे की हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, टीचर नीड टू क्रिएट ए गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट to facilitate the children's learning. So to create such a learning environment, which one of the given statement is not true? इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, ठीक है, वो बताना हमने कौन सी ट्रू नहीं है। तो कंप्लायंस विद टीचर, मतलब हम सिर्फ जो कार्य करें ना वो एक टीचर के अकॉर्डिंग ही करें, अध्यापकों के अनुसार ही कार्य करें, तो वो इसका मतलब जो ट्रू नहीं है। बाकी है चाइल्ड को एक्सेप्ट किया जाए, पॉजिटिव टोन हो टीचर की, अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड एफर्ट्स, बच्चों के जो प्रयास है उनको स्वीकृति एक टीचर दे, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे नहीं है। Question number 7. Given below are some statement about boys and girls. According to you, which one of these is true? स्टेटमेंट दी हैं बॉयज़ और गर्ल्स के रिगार्डिंग, तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी ट्रू है। बॉयज़ शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जितने भी बॉयज़ हैं उनको अपने घर के कामों में भी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टू बी एन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, अगर आप एक इफ़ेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं तो आपको हर चाइल्ड के टच में रहना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना पड़ेगा। करेक्ट आंसर रहेगा टू बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, वो असेसमेंट जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन चलती है, ठीक है, आपको एक टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, साथ साथ उसने क्या किया, बच्चे को असेस करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो उस तरीके की जो असेसमेंट एक टीचर ने की वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो ये पूछ रहे किस तरीके की चीज़ इसमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क के लिए सुटेबल नहीं है। तो देखिए प्रोजेक्ट है, ऑब्जर्वेशन से आप कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की रैंकिंग करना उस टाइम पे आप रैंक नहीं कर सकते। यू कैन रैंक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सबमिटिव असेसमेंट, लेकिन आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये नहीं कर सकते। सो दिस टास्क इज नॉट सुटेबल फॉर योर फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग। मैंने क्या बताया था, एक ही निमोनिक से ग्राफ बनाना नहीं आता, ठीक है, तो मतलब ग्राफ बनाना नहीं आता मतलब लिखने में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो क्या कौन सी हो जाएगी भाई, डिसग्राफिया। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो एक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो देखिए मैच्योरेशन भी करता है, एक्टिविटी भी, लैंग्वेज भी, लेकिन जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं वो कोग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करते। ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दीज डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्रैकिक थ्योरी। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है।
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का। ट्राइकिक थ्योरी में 3 तरीके की इंटेलिजेंस थी, उसमें एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी। तो उनमें से कौन सा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है? देखिए, चूजिंग एन एनवायरनमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, अडप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, रीशेपिंग द एनवायरनमेंट, ये तीनों ही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से हैं। लेकिन थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, खुद के बारे में ही सोचना, ये एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो कि ट्रैकिक थ्योरी में गिवन है, उससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी नाराज हो सकता है, डेट इज ईजी, ये है आसान है, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, but to be angry with the right person to the right degree or at the right time for the right purpose, it is the right way, that is not easy, यह आसान नहीं है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमने बताना है। यह रिलेटेड है इमोशनल डेवलपमेंट से, कि किस टाइम पे आप किस तरीके के टेंड्रम्स शो कर रहे हैं, किस तरह की फीलिंग आप शो कर रहे हैं, इमोशन शो कर रहे हैं। तो ये आप जो रिलेटेड है हमारी लाइन, ये किससे रिलेटेड है? इमोशनल डेवलपमेंट से। सोशल आपको पता है, इंट्रैक्शन से जो हमारी डेवलपमेंट होती है सोसाइटी पीपल से, वो सोशल डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब हमारा ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो कॉग्निटिव है, और हमारे बॉडी पार्ट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है। इन लर्निंग असेसमेंट इज़ असेंशियल फॉर, लर्निंग के टाइम पे देखिए, पार्ट असेसमेंट तो पार्ट ही होता है टीचिंग लर्निंग का। तो असेसमेंट असेंशियल क्यों होती है, ये हमने बताना है, ताकि बच्चे को मोटिवेट किया जा सके। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसे और ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, अगर उसने अच्छा नहीं किया तो उसे अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया जाए। तो यहाँ पे क्या रहेगा? मोटिवेशन। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, स्कीमा होती है आपकी जो मेंटल इन्फॉर्मेशन आपकी माइंड के अंदर है, तो उन मेंटल इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर आपने एक कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई और उसको भी आपने रिस्टोर कर लिया स्कीमा के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है। वी ऑल डिफ़र, हम सब एक दूसरे से डिफ़र करते हैं अपनी इंटेलिजेंस में, मोटिवेशन में, इंटरेस्ट में। तो जो ये प्रिंसिपल है ये किसको रेफ़र करता है, ये हमने बताना है। तो ये बताता है भाई व्यक्तिक भिन्नता को, इंडिविजुअल में डिफरेंस होते हैं, हर कोई इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता। किसी की इंटेलिजेंस IQ लेवल ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का बिलो एवरेज भी होता है। ठीक है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी का इंटरेस्ट लेवल किसी तरफ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करती हैं। स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट, ये क्या इम्प्लाइज करता है? नॉर्मल स्टूडेंट के साथ हमें उनको टीच करना है, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को दर्शाता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स से सोचना, ये किस तरीके की थिंकिंग दिखाती है? डाइवर्जेंट, जहाँ पे एक प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप बहुत तरीके से दे रहे हैं, वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलप इंसाइट इनटू, शिक्षण के में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किसके लिए? चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड, जो लर्नर की नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग को चेंज करना है। लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान्ड इन ए मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल, विच ऑफ द गिवन लर्निंग एक्सपीरियंस डज नॉट फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन, मतलब कौन सा इनमें से एक मीनिंगफुल लर्निंग को चिल्ड्रन के अंदर फैसिलिटेट नहीं करता पूछा है। फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, डिस्कशन भी करता है, प्रेजेंटेशन भी, लेकिन रिपीटिशन बेस्ड ऑन मोर रिकॉल ऑफ कंटेंट, मतलब बार बार आप उसी चीज़ को, कंटेंट को रिकॉल कर रहे हैं, उसी की रिपीटिशन कर रहे हैं, ये लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए बच्चे के फैसिलिटेट नहीं है, बेस्ट नहीं है। गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन, उससे क्या होता है? जब पनिशमेंट देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? डैमेजिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर देते हैं। ए टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ ए कमेटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, ये क्वेश्चन कल भी आया था। ये किस चीज़ को शो करता है? ये जो शो कर रहा है, ये कर रहा है इज़ यूजिंग ए जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज़ करें। हम चेयर पर्सन की जगह क्या यूज़ करें? चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन का यूज़ करें। मैन वुमेन का कॉन्सेप्ट हम ना लेके आएँ।
कॉन्टीन्यूअस और कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन किस चीज़ के लिए असेंशियल है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। थर्ड ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट रहेगा। इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लेवल फर्स्ट करता है। ठीक है, ये कल तीनों लेवल मैंने डिस्कस किए हैं भाई, इनकी स्टेजेस भी मैंने बताई हैं, तो आप जाके एक बार वो वीडियो देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। प्रोग्रेसिव मॉडल जो होता है सोशलाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट क्या नहीं है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण के जो सामाजिक नियम हैं उनका अधिग्रहण होना चाहिए। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को बच्चों को सीखना चाहिए। लेकिन सिर्फ वो उन्हीं बातों को स्वीकार करे जो बच्चों को विद्यालय में बता दी गई, तो ये सही नहीं है। द टीचर नोटिस डेट पुष्पा कांट सोल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। खुद वो सोल्व नहीं कर पा रही। हाउ एवर सी डज शो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस। तो ये गाइडेंस भी कल हमने स्टडी की थी। इस तरीके की जो गाइडेंस होती है इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। विच वन out of the following provide information about the roles and behavior which are acceptable in group during early childhood period। तो वो क्या होते हैं? माता पिता एवं भाई बहन। कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो समूह में स्वीकार्य हैं? तो वो है माता पिता और भाई बहन। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी के अंडर इनमें से कौन सा आता है? 6 to जो 11 ईयर्स की एज है वो। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। इन्नेट प्रीडिस्पोजिशन। इन्नेट प्रीडिस्पोजिशन क्या होती है कि मतलब ये कहा जाता है कि जन्म से ही हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं कि हम व्यवहार है उन चीज़ों को सीख जाते हैं, वो इन्नेट प्रीडिस्पोजिशन होता है। ठीक है। वाइल सोनाली फील दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। लेकिन सोनाली फील करती है कि वो सब एनवायरमेंट की वजह से है। तो ये जो डिस्कशन है बिटवीन आर्जव एंड सोनाली, ये किस चीज़ को लेके यहाँ पे डिस्कशन है ये हमने बताना है। तो ये है भाई नेचर और नर्चर। नेचर होता है जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलते हैं और नर्चर वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो ये रिलेटेड है नेचर और नर्चर डिबेट से। मेकिंग स्टूडेंट मेंबर ऑफ ए क्लीनलीनेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उनमें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना किस चीज़ को प्रतिबिंबित करता है? तो ये किस चीज़ को प्रतिबिंबित करेगा? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। मतलब स्वच्छता के लिए उनको सोसाइटी में मोटिवेट किया जा रहा है ना, तो ये किसको दर्शाता है? सोशियो कल्चर कॉन्सेप्शन ऑफ मोटिवेशन को। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे, तो आशा करती हूँ क्वेश्चन सबको समझ आए होंगे। अब देखिए इसमें 2-3 टर्म और दी गई हैं। कोग्निटिव मोटिवेशन है एक कोग्निटिव अप्रोच। तो ये क्या बताती है? इट एज्यूम दैट बिहेवियर इज डायरेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्टिव प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। किसी इंफॉर्मेशन को लेके आपने माइंड में उसकी प्रोसेसिंग कैसे की है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया है, तो उस चीज़ के बाद जो बिहेवियर निकल के आता है ना, व्यवहार जो बंदे का आता है, वो होता है कोग्निटिव अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी डेट एड्रेस द मीनिंग ऑफ द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसको डेवलप करने वाले अब्राहम मैस्लो थे, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उसने क्या सजेस्ट किया? डेट ह्यूमन वर ड्राइवन टू फुलफिल सर्टन नीड। मतलब ह्यूमन कोई भी ड्राइव क्यों करता है? ताकि उसकी नीड्स फुलफिल हो जाएं। ठीक है। फिर एक बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, वो ये मानते हैं, दे सेड हाउ मोटिव्स आर लर्न एंड हाउ इंटरनल ड्राइव एंड एक्सटर्नल गोल इंटरेक्ट विद लर्निंग टू प्रोड्यूस ए बिहेवियर। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी मोटिव है उसको आप कैसे लर्न करेंगे, आपकी जो इंटरनल ड्राइव है
इंटरनल ड्राइव है कि आपको भूख लगी है। एक्सटर्नल गोल आपका क्या हो गया यहाँ पे कि आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो आप उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे। एक्सटर्नल गोल इंटरेक्ट विद लर्निंग, ठीक है, आप खाना लेने जाएंगे तो उस चीज़ से जो बिहेव प्रोड्यूस हुआ ना आपके एक्सटर्नल गोल से, ड्राइव इंटरनली थी लेकिन उस ड्राइव को फुलफिल करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा, कुछ बिहेव करना पड़ेगा। तो ये हमारा है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच इन मोटिवेशन। तो भाई ये कुछ आज के क्वेश्चन थे। होप सो ऑल क्वेश्चंस आर लाइक्ड बाय यू। अगर वीडियो अच्छी आपको लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।